हेलो। हम पढ़ रहे थे अध्याय 3 खनिजों शक्ति संसाधन। तो हमने ये सब पढ़ लिया था। खनिजों के प्रकार पढ़े थे, धात्विक अधात्विक। ये धात्विक के दो भाग पढ़े थे, लोह और अलोह। इसके बाद हमने खनिजों का वितरण, कहाँ कहाँ पे खनिज, कौन सा खनिज पाया जाता है ये पढ़ा था। विषय लिखा है यहाँ पे किस स्थान पर कौन सा खनिज पाया जाता है ये पढ़ा था। फिर खनिजों के उपयोग के बारे में हम पढ़ रहे थे। फिर हमें खनिजों के उपयोग से ये भी पढ़ लिया था। खनिजों का संरक्षण, फिर ये खनिजों के परंपरागत ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ये भी हमने देख लिए थे। अब हमने पढ़ना है कोयला से। कोयला ये बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो कोयला है ना, ये बहुत मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग कहाँ में होता है? घरेलू ईंधन, हमारे घर में भी कोयला चलाते हैं। उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात उद्योग में इसका उपयोग होता है। और जो भाप से चलने वाले इंजन है या फिर विद्युत मतलब जब लाइट बिजली बनाने में भी इसका कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। अब हमें जो कोयले से जो बिजली प्राप्त होती है उस बिजली को क्या बोला जाता है? तापीय विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। अब कोयले का निर्माण कैसे हुआ? लाखों वर्ष पूर्व और लाखों साल पहले विशाल फर्न मतलब जो बड़े बड़े फर्न मतलब एक तरीके से दलदली जमीन रहती है ना, वहाँ विशाल फर्न दलदल के जो दलदल बन जाता है, काई फर्न में काई बन जाती है घर के अंदर हरियाली वैसे रहता है। तो वो दलदल की पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतरहित धूप के रूप में जाना जाता है। तो कोयले को क्या जाना जाता है? अंतरहित धूप। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन। अब कोयला उत्पादक देश में सबसे आगे देश कौन कौन से? तो चीन, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिम बंगाल तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में। देखो विश्व में तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस। और भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र में एक तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। ठीक है, ये याद रखना। फिर है पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। एक गाढ़ा काला द्रव होता है, इसको क्या बोला जाता है? पेट्रोल कहा जाता है। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अब तटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। अब ये शैलों की परत मतलब जो चट्टानें हैं उनकी परतों में पाया, जैसे चट्टानें ये परतदार चट्टान है तो इनकी परतों में जो पाया जाता है ये तेल पाया जाता है। इसका वेधन अब तक मतलब तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। अब जो जैसे भारत का नक्शा है इधर ये इसके तटीय क्षेत्र, इधर महासागर है, बंगाल की खाड़ी इधर है, इधर अरब सागर है। तो ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर ही इनका वेधन मतलब इनको शुद्ध करने का कार्य किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद, फिर इसको क्या करा जाता है? परिष्करण मतलब इसको शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से जो शुद्ध पेट्रोलियम होता है ना उससे पहले उसके बहुत सारे उत्पाद निकल जाते हैं। तो उससे विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे पेट्रोल से पहले डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेह तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, बहुत मूल्यवान है, तो इस कारण इसको काला सोना कहा जाता है। अब पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश मतलब कहाँ कहाँ पर इसका उत्पादन होता है? एक तो ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। यहाँ पे ये तो देश हो गए ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। अन्य मुख्य उत्पादक हैं
संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। इसके अलावा भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा है। तो आपको भारत की स्पेशल याद रखनी है, असम में तो डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा। फिर है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। जो प्राकृतिक गैस है ये पेट्रोल को जो शुद्ध करते हैं ना उसी के साथ पाई जाती है ये, और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। और ये पेट्रोल से अलग कब होती है, जब इस अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस अलग कैसे होती है, जब पेट्रोल को अलग किया जाता है ना धरातल से, तो उससे जो गैस अलग होती है तब अलग होती है गैस। इसका प्रयोग प्राकृतिक गैस का उपयोग कई कई में होता है, घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। एक तो घर पर और एक व्यापार में, दोनों ही ईंधन के रूप में इस प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। तो रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। तो प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं, एक तो रूस, एक नॉर्वे, एक यूके और एक नीदरलैंड। यूके का पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ऐसे ही भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ मिलती है, देखो एक तो जैसलमेर, एक कृष्णा गोदावरी डेल्टा, एक त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। तो भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय जो किनारे वाले क्षेत्र में नदी के किनारे है वहाँ पे प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार है। तो विश्व में बहुत सारे देश हैं उनके पास खुद के प्राकृतिक गैस के भंडार नहीं है, वो अन्य देशों पर निर्भर हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन जीवाश्म ईंधन का इतनी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, तो ये समाप्त होने के कगार पर पहुँचने लगे हैं। तो ये एक चिंताजनक विषय बन गया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। और इन ईंधनों को जलाने से, जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, इनको जलाएंगे तो इनको जलाने से जो निकलने वाले जो धुआं है वो विषैला प्रदूषक भी चिंता का विषय है। तो जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है। मतलब जीवाश्म ईंधन का जलना किसके समान है, जिसे पानी नल से पानी के टपकने के समान है। जिस तरह से पानी से टप 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 पानी टपकता है, वो पानी खत्म करता है, वैसे ही जीवाश्म ईंधन का जलना भी हमारे लिए वैसे ही नुकसान है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, जो गैर परंपरागत स्रोत है उनके दोहन की तरफ हमारा ध्यान मतलब पहुँचाया गया। जो जीवाश्म ईंधन के स्वच्छतर मतलब इनसे प्रदूषण कम होता है, ये स्वच्छ रहते हैं, इनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया गया। अब है जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। अब जो बांध है, हमारे यहाँ राउरकेला में भी बांध है, तो बांधों में जो वर्षा जल है मतलब बरसात का जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। करते हैं ना, हमारे यहाँ पे पानी गेट खुलते हैं तो ऊंचाई से पानी गिरता है, तो इसलिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। अब बांध के अंदर से अब पाइप के द्वारा जो पानी बह रहा है वो जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन, ऐसे पंखे जैसा लग रहता है, पंखा ही समझ लेते हैं, पंखे वाला ये टरबाइन से गोल गोल घूमता है और इसके ऊपर पानी गिरता है। तो घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए, अब ये घूमता रहता है ऐसे घूम रहा है, तो इसके ऊपर जब पानी गिरता है तो ये विद्युत उत्पन्न करता है, तो ये जल विद्युत कहलाती है। ठीक है, ऐसे पंखा घूम रहा है, पंखे के ऊपर पानी गिर रहा है, उससे वो जो घूमने से बिजली का उत्पादन हो रहा है, इसे बोला जाता है विद्युत ब्लेड, जल विद्युत कहा जाता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, अब पानी उस पर गिरा, जो जिससे पानी बिजली बनी थी वो तो बन गई, उसके बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कृषि में किया जाता है। तो हमारे यहाँ नहरें बनी रहती है, उन नहरों के द्वारा उस पानी को छोड़ा जाता है, वो कृषि में उपयोग में लिया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। तो विश्व में जितनी भी ऊर्जा होती है उसका 1/4 मतलब 1/4 भाग हिस्सा किससे उत्पन्न होता है, जल विद्युत से उत्पन्न होता है।
विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश, मतलब कहाँ कहाँ पे जल से बिजली बनाई जाती है उसके देश हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। इसके अलावा भारत में भी कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं। एक तो भाखड़ा नागल बांध, एक गांधी सागर बांध, एक नागार्जुन सागर बांध, एक दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना और राणा प्रताप सागर बांध भी आएगा इसमें, और राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये भी इसी में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, तो विश्व का पहला, सबसे अच्छा ये काम की बात, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे है। मतलब सबसे पहले पानी से जो लाइट उत्पन्न की थी वो देश कौन सा है? नॉर्वे। ये देखो आप चित्र, इसमें ये टरबाइन है, ये पंखे जैसा दिख रहा है आपको ये टरबाइन, और ये जनरेटर लगा हुआ है, जल भंडार, यहाँ पानी आ रहा है और इसके ऊपर गिर रहा है, तो ये इससे बिजली का उत्पादन हो रहा है। और है ना, ये जो बाकी जो बचा ना पानी, ये इधर बहा दिया, ये इधर बह दिया, ठीक है, इस तरह से बिजली बनती है। अब है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। अब क्या हो रहा है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है उनकी क्या हो रही है? कमी उत्पन्न हो रही है। तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर में इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है और पर्यावरण को भी हानि पहुँचा रहा है, तो प्रदूषण भी फैला रहा है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। तो इसलिए हमें गैर परंपरागत स्रोत जैसे कौन सी? सौर ऊर्जा, ये कभी भी खत्म नहीं होगी, सूर्य हमेशा में ऊर्जा देता रहेगा। पवन ऊर्जा हमेशा हवा चलती रहेगी। ज्वारी ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। तो आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। अनुभव करते ही हो आप, सुबह उठते से आप सूर्य के दर्शन करते हो। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनल से तापमान और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। तो इनमें से बहुत सारे जो सौर पैनल है उनको काय के लिए जोड़ा जाता है? वो तापमान मतलब प्रकाश, जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं ना घरों में, वो घरों में तापमान और ताप और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इनको जोड़ा जाता है। तो धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। मतलब जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पे सौर ऊर्जा का प्रयोग बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। देखो ये सौर ऊर्जा प्रयोग, ये सौर पैनल है साथ साथ, ठीक है, ये लगा दिया जाता है छत पे, इसका सूर्य की किरणें लग जाती है और हमारे घर में विद्युत का उत्पादन होता रहता है। लाइट वाइट जल जाती है, पंखा भी चल जाता है, कूलर भी चला गया। फिर है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असमाप्त स्रोत है। तो पवन ऊर्जा भी क्या है? कभी भी समाप्त नहीं होने वाला स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। पवन चक्की का उपयोग करता है या तो अनाज को पीसने के लिए या जल निकालने के लिए, प्राचीन काल से इसका उपयोग चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है। अब पवन चक्की से जैसे जहाँ पे तेज हवाएं चलती है ना वहाँ पर ही पवन चक्की लगानी चाहिए। तो जहाँ पवन चक्की लगाई थी वहाँ पे तेज हवाएं चलती है तो पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। अब वो जैसे हवा चलेगी वो ऊँची ऊँची लगाई जाती है पवन चक्कियाँ, फिर है ना वो जैसे घूमेगी तो वो नीचे जनरेटर भी घूमेगा और फिर उसमें विद्युत उत्पादन भी होगी, हवा से भी विद्युत उत्पादन होती है। तो पवन चक्कियों के संग से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहाँ स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। फिर है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा क्या होता है? ये दो होते हैं पदार्थ, एक तो यूरेनियम और एक थोरियम। इनके केंद्रक में एक ऊर्जा संग्रहित होती है, इससे प्राकृतिक ऊर्जा परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा को की प्राप्ति होती है।
परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। तो सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में होता है। और भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं, मतलब इनके विशाल भंडार है। कहाँ पर? भारत में राजस्थान और झारखंड के पास। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। और थोरियम जो है ये केरल का जो मोनोजाइट बालू है वहाँ पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केगा है। भारत में कहाँ कहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केगा। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है। फिर है भूतापीय ऊर्जा। अब है पवन ऊर्जा के लाभ और हानि। पवन ऊर्जा से लाभ क्या है? एक तो प्रदूषण मुक्त है, मतलब कोई प्रदूषण नहीं फैलता, सबसे अच्छी बात। लेकिन ध्वनि प्रदूषण होता है क्योंकि वो पवन ऊर्जा मतलब पवन चक्की चलती है ना, तो उससे बहुत आवाज़ होती है, तो ध्वनि प्रदूषण होता है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, अगर एक मतलब जब लगाते हैं ना शुरुआत में तब तो बहुत पैसा लगता है, लेकिन एक बार स्थापित हो जाए तो विद्युत उत्पादन की कम लागत लगती है। और पवन चक्की को स्थापित करना महंगा होता है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में हमारे जो टीवी चलती है उसके प्रसारण में भी इनसे क्या होती है? बाधा पहुँचती है। ये सुरक्षित और साफ है और ये पक्षियों के लिए हानिकारक है क्योंकि ऐसे गोल गोल घूमेंगे तो पक्षी आएंगे तो मर जाएंगे, तो उनके लिए हानिकारक है। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के लाभ क्या है? ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन हानि क्या है? खर्चीला है, प्रदूषण मुक्त है, लेकिन स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है। फिर है परमाणु ऊर्जा। इसके लाभ क्या है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और हानि क्या है? ये रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है और खर्चीला है। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो हमारे लिए बहुत शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट बाकी जो ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा